नमस्कार। जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, नई तकनीक से मिलेंगे सस्ते और मजबूत घर, सीवेज जांच से कोरोना प्रसार का जल्दी पता लगाना संभव और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के सीवी राजू ने तैयार किए हर्बल खिलौने। बुनियादी ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान या आवास बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप घरों का निर्माण करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि ऐसा घर हो जो भूकंपरोधी हो, पर्यावरण के अनुकूल भी हो और सस्ता भी हो, तो कैसा रहेगा? सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन नई तकनीक ने यह संभव कर दिखाया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में अब नई तकनीकों से हल्के घरों के निर्माण शुरू हो गए हैं। विगत 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों के 6 शहरों में गरीबों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी हल्के घरों की परियोजना की शुरुआत की है। इन 6 शहरों में अलग अलग तकनीक से 1,000 हल्के मकानों का निर्माण आरंभ हो गया है। हल्के मकानों के निर्माण में परंपरागत ईंट, गारे और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इनमें ब्लॉक को जोड़कर दीवारें खड़ी की जाती हैं। इन्हें उसी प्रकार जोड़ा जाता है जैसे बच्चे खिलौनों के ब्लॉक से खिलौना घर तैयार करते हैं। मूलतः ये तकनीकें विदेशों में प्रचलित हैं। प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में पूर्व निर्मित सैंडविच पैनल सिस्टम का इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल फॉर्मवर्क का उपयोग करते हुए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन होगा, जो फ्रांस में प्रचलित तकनीक है। चेन्नई में प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, रांची में 3D वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, अगरतला में लाइट गेज स्टील इनफिल पैनल्स के साथ स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेम का उपयोग तथा लखनऊ में PVC स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। इसके कई फायदे हैं। 1, निर्माण में समय बहुत कम लगता है। दूसरे, लागत कम आती है। तीसरे, ये घर भूकंप रोधी होते हैं। चौथे, ये मजबूत ज्यादा होते हैं। 5वें, यह पर्यावरण अनुकूल भी होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उनमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का राजकोट, तमिलनाडु का चेन्नई, झारखंड का रांची, त्रिपुरा का अगरतला शहर शामिल है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबको आवास का लक्ष्य रखा गया है तथा कुल 1.12 करोड़ घरों का निर्माण होना है। इसमें से 1.09 करोड़ आवास अब तक बन चुके हैं। 70 लाख का निर्माण चल रहा है, जबकि 40 लाख पूरे हो चुके हैं। यदि किसी इलाके में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उसका समय रहते पता लगाने का एक तरीका सीवेज की जांच भी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT गांधीनगर तथा गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र यानी GBRC के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि इससे संक्रमण रोकने के तत्काल उपाय करने में मदद मिल सकती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। IIT गांधीनगर में पृथ्वी विज्ञान विभाग में प्रोफेसर एवं अनुसंधान का नेतृत्व करने वाले मनीष कुमार के अनुसार अपशिष्ट जल की निगरानी से कोविड-19 की पूर्व में ही चेतावनी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित शोध के नतीजे बहुत उत्साहजनक हैं और इसे अधिकारियों से साझा किया जा रहा है। अनुसंधान दल ने गत वर्ष 7 अगस्त से 30 सितंबर के बीच 4 अपशिष्ट जल शोधन इकाइयों से लिए गए 43 नमूनों में SARS-CoV-2 RNA अनुवांशिकी सामग्री का विश्लेषण किया। अध्ययन के दौरान सप्ताह में 2 बार नमूने एकत्र किए जाते थे और यह प्रक्रिया 2 महीने तक चली। अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक SARS-CoV-2 के 3 जीन पर गौर किया गया और इनमें से 2 या सभी की उपस्थिति की सूरत में नमूनों को पॉजिटिव माना गया। अध्ययन के दौरान कुल 43 नमूनों में से 40 नमूने संक्रमित मिले। इसके बाद इन नमूनों और संक्रमण के आधिकारिक आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया और देखा गया कि इससे अपशिष्ट जल के नमूनों में वायरस के अंश के संघनन में कितना बदलाव हो रहा है।
अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि बड़े इलाके के अपशिष्ट जल शोधन इकाइयों से एकत्र नमूनों की जांच कर और उनमें आरएनए के स्तर से इलाके में लोगों के बीच संक्रमण का स्तर पता चल सकता है। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि यह वक्त की जरूरत है कि अधिकारी कोविड-19 महामारी से निपटने की नीति में अपशिष्ट जल निगरानी को भी शामिल करें। अध्ययन जर्नल एनवायरनमेंट रिसर्च की समीक्षाधीन है, जो जल्द प्रकाशित होगा। अक्सर बच्चे खेलते खेलते खिलौनों को मुंह में डाल लेते हैं। यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि खिलौनों में लगे रंग के रसायन बच्चों के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। लेकिन विशाखापट्टनम के एक ग्रास रूट इनोवेटर सीवी राजू ने इस समस्या का समाधान निकाला है। उन्होंने वनस्पति डाई तैयार की है, जिनका इस्तेमाल वे खिलौनों को रंगने के लिए करते हैं। उनके बनाए खिलौने पूरी तरह से सुरक्षित हैं तथा देश में ही नहीं विदेशों में भी उनकी मांग बढ़ने लगी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विशाखापट्टनम के एक ग्रास रूट इनोवेटर सीवी राजू के हर्बल खिलौनों की कहानी बेहद रोचक है। वे मूलतः विशाखापट्टनम के निकट एटी कोपक्का गांव के एक जमींदार परिवार से हैं। वे कृषि ग्रेजुएट हैं। इस गांव में 200 शिल्पकार रहते हैं। राजू को गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये शिल्पकार पहले पेड़ों के रंगों से डाई तैयार करके लकड़ी के खिलौने एवं अन्य सजावटी उत्पाद बनाते थे। लेकिन जिस पेड़ डीवीडीवी वैज्ञानिक नाम कैसिलपीनिया कोरिअरिया से वो रंग निकालते थे, वो लुप्त होने लगे। तब शिल्पकारों ने कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल शुरू किया है। लेकिन नतीजा यह हुआ कि उनके उत्पादों के मूल्य गिर गए और बिक्री भी घट गई। शिल्पकार गांव छोड़कर शहरों को पलायन करने लगे। राजू ने 90 के दशक में शिल्पकारों को इस संकट से उबारने का बीड़ा उठाया। उन्होंने शिल्पकारों की एक सहकारी संस्था पद्मावती एसोसिएट्स गठित की तथा फिर से वनस्पति रंगों का इस्तेमाल शुरू किया। इसके लिए उन्होंने स्थानीय वन विभाग और नेशनल ट्री ग्रोअर कॉर्पोरेशन की मदद से उन पेड़ों को उगाना भी शुरू किया जिनसे रंग प्राप्त होते हैं। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एटीकोपक्का वन संरक्षण समिति का गठन किया, जिसमें 165 सदस्य हैं तथा 120 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 67,000 पेड़ लगाए गए। यह कार्य उन्होंने 1998 से 2001 के बीच में किया। राजू ने क्राफ्ट काउंसिल की कई कार्यशालाओं में भाग लिया। साथ ही मशहूर डाई मेकर केवी चंद्रमौली ने भी उनकी मदद की। इन प्रयासों से उन्होंने पूरी तरह से प्राकृतिक डाई तैयार करने में सफलता हासिल की, जिनका इस्तेमाल लकड़ी के खिलौनों, सजावटी उत्पादों के साथ कपड़ों में भी किया जा सकता है। इससे शिल्पकारों को भी नए सिरे से अपने परंपरागत कार्य को शुरू करने का अवसर प्राप्त होने लगे। आज उनके गांव को प्राकृतिक डाई के निर्माण और उत्पादों के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा निर्मित डाई की टेस्टिंग भी की जा चुकी है, जिसमें कोई जहरीला तत्व नहीं है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मार्च 2002 में सीवी राजू को इस नवाचार के लिए राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।